जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु पुरोहित। आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ है डॉक्टर गीता व्यास, फिजियोथेरेपिस्ट। गीता, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार सर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले गाना सुन ले। बिल्कुल। जीवन का यही है दस्तूर, प्यार बिना अकेला मजबूर। दोस्ती को माने तो सब दुख दूर, दोस्ती को माने तो सब दुख दूर। कोई काहे ठोकर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार। दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार, दोस्ती है भाई तो बहना है प्यार। कोई मत नैन चुराए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। प्यार का है प्यार ही नाम, कहीं मीरा कहीं घनश्याम। दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम, दोस्ती का यारो नहीं कोई धाम। कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए। मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। दोस्तों फिर से जुड़ चुके हैं, गीता व्यास हमारे साथ है। गीता जी। जी सर। सबसे पहले तो बताएं कि भौतिक चिकित्सा अलग है या फिजियोथेरेपी अलग है? दोनों एक ही है? भौतिक चिकित्सा और फिजियोथेरेपी दोनों एक ही है। हिंदी में हम उसे भौतिक चिकित्सा कहते हैं और इंग्लिश में फिजियोथेरेपी कहते हैं। फिजियोथेरेपी के अंदर बेसिकली हमारा काम ये होता है कि हमारा जो मानव शरीर है वो बिल्कुल रामायण के हनुमान जी की तरह है। अच्छा। उसे अपनी शक्तियां याद दिलानी पड़ती है। अच्छा। जैसे कि आपका ऑपरेशन। फिजियोथेरेपी राम जी है? जी बिल्कुल। थेरेपिस्ट होता है वो याद दिला दें आपको। वो याद दिलाते हैं जी। तो हमारी मसल्स काम भूल जाती हैं कि उसे कैसे काम करना है, या वो अपना रूटीन काम नहीं कर पाती। मतलब बॉडी पार्ट्स अगर अपना काम नहीं कर पाते हैं तो उसे एक्सरसाइज के द्वारा उसे मांसपेशियों की शक्तियां रिक्रिएट करके हम उसे पुनः पहले जैसा स्वस्थ बना देते हैं। वही फिजियोथेरेपी है और वही फिजियोथेरेपिस्ट का काम है। कहाँ किन रोगों में फिजियोथेरेपिस्ट का रोल होता, भूमिका होती है?
या तकरीबन हर एक जगह? ऑलमोस्ट हर जगह फिजियोथेरेपी का अपना रोल है। फिजियोथेरेपी सीमित जगह पर नहीं है। जितने हम अगर बात करें मेडिकल साइंस के जितनी ब्रांचेस है उतनी ही ब्रांचेस फिजियोथेरेपी का है। फिजियोथेरेपी ने हाल फिलहाल कोविड में भी बहुत अच्छा अपना रिजल्ट दिखाया है। फिजियोथेरेपी प्री ऑपरेटिव भी काम करती है और पोस्ट ऑपरेटिव भी काम करती है। आईसीयू में भी फिजियोथेरेपी का रोल है, वेंटिलेटर पे भी फिजियोथेरेपी का रोल है, और वहीं नॉर्मल कमर दर्द की बात करें तो वहां पर भी फिजियोथेरेपी का रोल है बहुत बड़ा। ब्रांचेस के बारे में थोड़ी बताएं ना गीता, कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती है और कहाँ कहाँ इसकी भूमिका होती है? फिजियोथेरेपी की बहुत सारी ब्रांचेस है। फिलहाल लोगों में एक मिथ है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ जोड़ और हड्डी में काम आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिजियोथेरेपी की ऑर्थोपेडिक ब्रांच होती है, मस्कुलोस्केलेटल ब्रांच होती है। स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। जो डॉक्टर दीपिका जी हैं उन्होंने साइना नेहवाल और हमारी जो बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर साबित किया है, उनमें फिजियोथेरेपी ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। और अगर हम उनके इंटरव्यूज पढ़ते हैं जाकर तो हमें पता चलता है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर उनके फिजियोथेरेपिस्ट उनके साथ नहीं होते तो वो शायद इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। तो स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपी का रोल है। उसके साथ ही फिजियोथेरेपी का न्यूरो में फिजियोथेरेपी का रोल है, गायनेकोलॉजिकल कंडीशन में फिजियोथेरेपी का रोल है, उसके अलावा सर्जरी में फिजियोथेरेपी का रोल है। तो आई थिंक ऐसी कोई ब्रांच है नहीं जिसमें फिजियोथेरेपी का रोल नहीं है। और इन सभी सब्जेक्ट में इसमें स्पेशलाइजेशन भी होता है, जिस तरह से MD MS होता है। जी, न्यूरो की बात करें, न्यूरो में क्या क्या लकवाग्रस्त लोग आते हैं इसमें जनरली है, या कोई और भी इसमें पेशेंट आते हैं आपके? न्यूरो में बहुत सारे रोल है। न्यूरो का मतलब नसों से रिलेटेड, तो हमारे बॉडी में जो भी नस से रिलेटेड चीज है वो सारी की सारी न्यूरो में आएंगी। उसमें सिर्फ लकवा ही नहीं आता है, उसमें अगर आपके किसी नस की वजह से कहीं पर सेंसेशंस नहीं है और कहीं पर जैसे कि गर्म ठंडा ये कुछ भी महसूस नहीं कर पाता है तो उसमें भी फिजियोथेरेपी का रोल है। प्लस साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर जो है वो भी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में आते हैं, जैसे कि स्पेशल किड्स हो गए बाय बर्थ, जिनमें कहते हैं कि उम्मीद नहीं है उनके ठीक होने की। ऐसा नहीं है, 90% तक रिकवरी पॉसिबल है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा एलोबरेट आप और करें। जो साइकोसोमैटिक है या जो स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, कैसे कैसे केसेस में आपने अपनी भूमिका निभाई इसमें? मैंने पर्सनली सेरेब्रल पॉल्सी के पेशेंट्स और डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स बहुत ज्यादा देखे हैं। सेरेब्रल पॉल्सी मतलब कि आम भाषा में कहें तो उनके ब्रेन में जो भी नसेस हैं उनको पैरालिसिस होता है, तो एक तरह से पूरी बॉडी को पैरालाइज्ड है। तो उसे ठीक करने में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। उसमें फिजियोथेरेपी में हम एक्सरसाइज का भी इस्तेमाल करते हैं, प्लस एज वेल एज क्रायोथेरेपी, मतलब जिसमें कि हम ठंडा गर्म सेक कहते हैं आम भाषा में, उसे कब कितनी ड्यूरेशन में कहाँ पर काम में लेना है वो सब कुछ फिजियोथेरेपी के अंदर आता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि फिजियोथेरेपी एकमात्र ऐसी फिजिकल मेडिसिन है जिसमें हम ना तो पेशेंट्स के बहुत सारे ब्लड टेस्ट लिखेंगे, ना ही उसमें खर्चीली दवाइयां देंगे। इसमें एक थेरेपिस्ट और एक पेशेंट का एक्टिव रिलेशनशिप होता है, पैसिव रिलेशनशिप नहीं है। जितनी मेहनत हम करते हैं उतनी ही मेहनत एक मरीज को भी करना है अपने आप को ठीक करने के लिए। जी, यानी कि बिना दवा के ठीक करने वाला डॉक्टर होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट। बिल्कुल जी। एक्सरसाइज जो है आप करवाते हैं, क्या रेगुलर फिर आपको ही करनी पड़ती है या कोर्स बता देते हैं हम? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कि भारत देश में हमारे काफी जगह जो हमारे ऐसे रूरल एरियाज हैं वहां पर न्यूरो की बीमारी अधिकतर देखने को मिलती है, तो वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, आप 4 से 5 सीटिंग ले लें और सीख ले कि आपको कैसे काम करना है, और फिर आप हर 1 महीने के बाद पुनः चेकअप के लिए आते रहें और पूछते रहे कि इसको कितना और किस लेवल तक अपडेट करना है। तो हम उन्हें सिखा सकते हैं कि घर पर वो क्या करे जिससे उनको इम्प्रूवमेंट मिले और जिनसे उनकी बीमारियां कुछ हद तक कम हो जाएं। जी, बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले आपने कही थी कि जो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, उनको भी एक अच्छा फिजियो चाहिए, और एक आम आदमी जो बीमार नहीं है, क्या वैसे की वैसा कोई सेवा ले सकता है जो बीमार नहीं है और बीमार नहीं पड़ना चाहता है? बिल्कुल, जो बीमार नहीं होना चाहता है उनके लिए तो फिजियोथेरेपी एक वरदान की तरह काम करती है जी। अगर आपको लगता है कि मुझे आगे चल के बीमार नहीं होना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज फिजियोथेरेपी की ये है कि आप अपने शरीर को मजबूत बना रहे हैं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए आजकल हर कोई योगा, एक्सरसाइज बहुत कुछ करता है, लेकिन सबको ये नहीं पता कि मेरे शरीर की क्या कमी है, कि कौन सा हिस्सा कमजोर है, और वो कमजोरी बिना एक्सरे, बिना MRI, बिना किसी ब्लड टेस्ट के आपको फिजियोथेरेपिस्ट टेस्ट करके बता सकता है। साथ ही वो आपको ये बता सकता है कि आपको क्या नहीं करना है।
इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें क्या करना है वो तो हमें पता है, लेकिन क्या नहीं करना है वो नहीं पता है। हम उल्टी एक्सरसाइजेस लगा लेते हैं जिसकी वजह से आम व्यक्ति भी बीमार हो जाता है या दर्दग्रस्त हो जाता है, तो वो फिजियोथेरेपी के थ्रू बच सकता है। जी डॉक्टर गीता, क्या इसमें खान पान की भी भूमिका रहती है? बिल्कुल, खान पान की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर मैं कहूं कि फिजिकल थेरेपी एकमात्र ऐसा इलाज है जो सिर्फ व्यक्ति की रूटीन एक्सरसाइज ही नहीं बल्कि उसकी पूरी डेली लाइफ को चेंज करता है, उसके लाइफस्टाइल पैटर्न को चेंज करता है, तो वो थेरेपी फिजिकल मेडिसिन ही है। इसमें आपको हेल्दी खाना बहुत जरूरी है जी। तो खान पान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान इसलिए है क्योंकि अगर हम हेल्दी खाएंगे तो ही हमारे मसल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, उतनी ब्लड सप्लाई मिलेगी, सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब ये चीजें बढ़ जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली आप फिजिकल लेवल पे बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और इम्यूनिटी स्ट्रांग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होती उतनी ही ज्यादा आपको बीमारियां कम परेशान करती हैं। जी, क्या फिजियोथेरेपिस्ट खुद डाइट प्लान करता है सर? फिजियोथेरेपिस्ट डाइट प्लान नहीं करता है, वो एक समय के लिए आपको थोड़ा सा गाइड कर सकता है, क्योंकि डाइट प्लान का बेसिक रोल जो है वो डाइटिशियन का रहता है। लेकिन अगर आप असमंजस में है कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो हाँ, एक फिजियोथेरेपिस्ट ने सब कुछ पढ़ा है तो वो मोटे तौर पे आपको सब कुछ गाइड कर सकता है। जी। जब आप किसी को थेरेपी देने जाते हैं जी, तो एनवायरमेंट हेल्प करता है आपकी? कई बार करता है, कई बार नहीं करता है। हर सिक्के के दो पहलू हैं जी। जैसे अगर हम मरीज को कह दें कि आपको इतना समय लगेगा जी, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कैसे डॉक्टर साहब है जो कह रहे हैं कि अरे हमें ठीक होने में 1 महीना 2 महीना लगेगा, बाकी डॉक्टर तो 5 दिन में ठीक कर देते हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा। उन्हें ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि ये कोई चमत्कार नहीं है जो आपको 1 दिन में ठीक, मतलब धीरे धीरे इसमें रिकवर होता है आदमी। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर उस आसपास में संगीत बजे, माहौल अच्छा हो, तो क्या एक मरीज बहुत अच्छे से ठीक हील होता है इसमें? डेफिनेटली। इसमें म्यूजिकल थेरेपी करके आजकल एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है। अगर उसके आसपास के एनवायरनमेंट में पॉजिटिव अगर हम म्यूजिक डाल दें या फिर हम साथ में मेडिटेशन कराएं, तो उसका अगर माइंड लेवल बहुत अच्छा सोचेगा, जब वो पॉजिटिव सोचेगा तो हम जो भी अप्रोच लगा रहे हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो हम अपने माहौल को बदलें थोड़ा सा थेरेपी के अनुसार। कौन सा गाना सुनेंगे अभी? लता मंगेशकर जी का
गीता, पसंद बहुत अच्छी है आपकी। थैंक यू सर। ये भी सुना कि आप फिजियोथेरेपिस्ट होने के साथ साथ एक अच्छी कवियत्री भी है। ये बड़ा विचित्र कॉम्बिनेशन है, संयोग कैसे बैठता है? ये कविताएं लिख लेती है, किसी के दर्द को देखे, या सारी कविताएं दर्दिली है फिर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूसरों के दर्द को अपना समझना ही इंसानियत कहलाता है। तो दूसरों के दर्द को, उसकी खुशी को अपना समझ के बस उसे कागज पे उतारना मेरा काम है। चलिए आगे बढ़े, या फिजियो संबंधी कोई बातचीत मैं आपसे करूं फिर, उससे पहले कोई छोटी सी कविता हो जाए। बिल्कुल, सुनाइए। जरूर। किस तरीके की कविता आप सुनना चाहेंगे? एकदम पॉजिटिव वाइब्स जो लेकर आए, या जो आपको अच्छी लगे वो सुनाइए ना। ठीक है, अपनी गजल के चंद शेर सुनाती हूँ। इरशाद। पानियों पे झिलमिलाई रोशनी। वाह, पानियों पे झिलमिलाई रोशनी। पानियों पे झिलमिलाई रोशनी, चांद ने जब जब लुटाई रोशनी। वाह, क्या बात है, बड़ा उम्दा शेर है। शुक्रिया। चांदनी बिखरी है सहरा में बहुत। वाह। चांदनी बिखरी है सहरा में बहुत, किसने यूं आके लुटाई रोशनी। क्या बात है, बहुत खूब। शुक्रिया। अगला शेर सुनिएगा। अपनी छत पे जुगनुओं को पालकर, अपनी छत पे जुगनुओं को पालकर, देर तक फिर मैंने उड़ाई रोशनी। क्या बात है गीता, वाकई बहुत बढ़िया लिखती हो। शुक्रिया। और अगला शेर सुनिएगा कि दुनिया का बेदर्द चेहरा दिख गया। दुनिया का बेदर्द चेहरा दिख गया, ठोकरों ने जब दिखाई रोशनी। क्या बात है, बहुत उम्दा, बिल्कुल हकीकत वाली चीज है ये। जब ठोकर लगती है तभी कुछ समझ में आता है जी। और अंतिम शेर सुनिएगा कि डर नहीं गीता को लगता है कोई, डर नहीं गीता को लगता है कोई, रब ने मुझको है दिखाई रोशनी। वाह, रब ने मुझको है दिखाई रोशनी। जब हाथ ही ऊपर वाले का हो तो कौन डरा सकता है, और रोशनी वही दिखाने वाला है। और बड़ी अच्छी रचनाएं भी लिखती हैं आप। शुक्रिया। टाइम निकाल पाती हैं आप गजलों के लिए, शेर के लिए, कविताओं के लिए? जी बिल्कुल। अच्छा है, किसी को दर्द को देखकर अगर दर्द मिटाने वाली चीजें उतर आती है कागज पर तो बड़ा अच्छा लगता है गीता। और अभी जो दौर चल रहा है, भारत से शुरू हुआ, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शुरू हुआ, और उसके बाद पूरे विश्व में फैल गया, वो ये भी एक अलग सी दिखाई देती है, रोशनी है। तो योग की बात मैं करना चाहता हूँ, योग के कितना करीब है फिजियोथेरेपी? योगा फिजियोथेरेपी का ही एक पार्ट है जी। जिस तरह से गीता के अध्याय में महाभारत का अध्याय होते हैं गीता में, जो गीता में जिस तरह से महाभारत का जिक्र होता है, उसी प्रकार फिजियोथेरेपी का एक भाग है योग जी। तो फिजियोथेरेपी और योग बिल्कुल डिफरेंट है, ऐसा हम नहीं कह सकते जी। फिजियोथेरेपी के कुछ हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा योगा है, और फिजियोथेरेपी योगा से जुड़ा हुआ है। और फिजियोथेरेपिस्ट ये सजेस्ट करता है कि किस तरह का योग आपके लिए बेस्ट है। जी, मतलब बिल्कुल सही है ये कि योग तो है ही आम आदमी के लिए, लेकिन एक फिजियोथेरेपिस्ट की राय ले ली जाए तो परफेक्शन आ ही जाता है इसमें, तो वो और नरिश कर देगा जी। अभी जो दौर चला है उसमें उसके सारे जो अब कारण और लक्षण दिखाई देते हैं और उसके जो परिणाम दिखाई दे रहे, कोविड की बात कर रहा हूं मैं, पोस्ट कोविड में फिजियोथेरेपिस्ट की क्या भूमिका रही और क्या रह रही है अभी? पोस्ट कोविड में फिजियोथेरेपिस्ट एक अगर मैं कहूं संजीवनी बूटी की तरह काम कर रही है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा जी। क्योंकि जब व्यक्ति वेंटिलेटर पर होता है और जब वो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग करता है जी। आम भाषा में मैं कहूं तो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग मतलब कि वो अपने आप से सांस नहीं ले पाता है, तो उसमें फिजियोथेरेपी की कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे लोगों को उसने हेल्प किया है कि इंसान अपने आप से सांस ले पाए और एक लेवल इम्प्रूव कर जाए जी। ये तो बात रही उस समय की जब इंसान वेंटिलेटर पे है। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसमें न्यूमोनिया के पेशेंट बहुत ज्यादा थे और कफ शरीर में और लंग्स में बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका था और इन्फेक्शन था, तो उस कफ को बाहर निकालवाने में शरीर से नेचुरल तरीके से उसमें फिजियोथेरेपी की भी टेक्निक्स यूज हुई। और हमने हाल ही में कुछ आंकड़े ऐसे देखा है जिसमें पोस्ट कोविड मतलब कि कोविड के बाद जब पेशेंट रिकवर होके घर आता है तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में कमजोरी आ जाती है या वो उसके बाद में सर्वाइव नहीं कर पाता है। तो उसमें फिजियोथेरेपी का अहम रोल इसलिए आ जाता है कि यदि हम एक बॉडी के मसल की बात करें तो वो है डायफ्राम।
वो है शरीर की सबसे बड़ी मसल और वो हमारे शरीर का नींव का ईंट है। अगर डायफ्राम के बारे में हम नहीं सोचते, सारा ध्यान तो हमारा इन्फेक्शन पे जाता है, लंग्स एरिया पे जाता है, सांस नली पे जा रहा है, लेकिन डायफ्राम पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यदि डायफ्राम अच्छे से फैलेगा, सिकुड़ेगा नहीं और वो स्ट्रांग नहीं होगा तो शरीर में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, लंग्स को एक लेवल नहीं मिलेगा। तो फिजियोथेरेपी के थ्रू हम उसे स्ट्रांग बनाते हैं और शरीर के मूवमेंट्स को इम्प्रूव करवाते हैं डे बाय डे। तो इस तरह से उनकी कमजोरी कम हो जाती है और इस तरह से पोस्ट कोविड रिहैब में फिजियोथेरेपी एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है। हाल ही में आपने देखा होगा तो परेश रावल सर ने एक वीडियो जारी किया और उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल और रिलायंस हॉस्पिटल के जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट है जिन्होंने कोविड में रोल किया, उन सबको पर्सनली धन्यवाद ज्ञापित किया है। तो उसमें भी शामिल हो? ऐसा कह सकते हैं, मैं जोधपुर के लिए शामिल हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, जब असर होती है कोई दवा या कारगर या दवा तो सबके लिए इसमें सब शामिल होते ही है। किस तरह के पेशेंट आपने कोविड में भी देखे जो पहली बार आपको दिखाई दिए कि थेरेपी में इस तरह के पेशेंट भी आ सकते हैं? मतलब क्या क्या इफेक्ट रहा उनको कोरोना से ग्रसित लोगों का जो रिकवर होने वाले थे या हो रहे हैं? सबसे पहला पेशेंट मैंने वसुंधरा हॉस्पिटल के आईसीयू में देखा था जी, जिसमें उन्हें ब्रीथिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी और वो पर्सनली ब्रीथिंग नहीं कर पा रहे थे जी। तो उनमें एक लेवल अप करने में मैंने हेल्प की और उसके बाद में अगर मैं पोस्ट कोविड की बात करूं, पोस्ट कोविड रिहैब की जी, तो पोस्ट कोविड रिहैब में मैंने अधिकतर पेशेंट ऐसे देखे जो घर पर आ चुके हैं और घर पर आने के बाद वो ऑक्सीजन से अभी भी आउट नहीं हो पाए, वो ऑक्सीजन का सपोर्ट ले रहे हैं और वो 10 मिनट भी बैठ नहीं पाते हैं, ना खड़े हो पाते हैं। यदि वो फ्रेश होने गए तो वापस आते तो इतनी सी देर में उनमें अनकॉन्शियसनेस आ जाती है। तो उनमें एक तो सैचुरेशन लेवल परफेक्ट नहीं है, दूसरा उनके अंदर सांस ऑक्सीजन की शरीर में कमी है और तीसरा उनमें कमजोरी बहुत ज्यादा है। तो इन सबको मैनेज करने के लिए एक्सरसाइज प्लस मैं उन्हें ये भी सजेस्ट करती हूँ कि कितने मिनट में उन्हें उठना है, बैठना है, किस तरह से करवट लेना है, किस तरह से खड़े होना है और किस तरह से खान पान रखना है, इसमें थोड़ा बहुत मैं उन्हें सपोर्ट कर देती हूँ। एक ऐसा पेशेंट जो अपनी दवाइयां ले रहा है, अगर वो इसमें फिजियो को शामिल कर लेता है तो क्या रिकवरी जो रेट है या स्पीड है बढ़ जाती है, बढ़ सकती है? जी हाँ, रिकवरी इम्प्रूव हो जाएगी और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। जैसे कि आप दवाई तो ले ही रहे हैं, लेकिन दवाई के साथ यदि आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं और प्राणायाम नहीं कर रहे तो आपके शरीर को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और ऑक्सीजन पूरे तरह से काम करता है हमारी थकान पर। ऑक्सीजन कम होगा तो आप मान के चलिए आप में बहुत ज्यादा थकान आ जाएगी और थकान आ जाएगी तो मरीज खड़ा, उठना, बैठना, ये सारी चीजें उसकी इफेक्ट रहती है। जी। अच्छा, इस बार देखा हमने कि जो पेशेंट थे कोरोना वाले, उनकी मेमोरी भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, उनको याद करने में बड़ा जोर लगता था या कुछ हद तक मेमोरी कम भी हो गई। तो क्या एक फिजियो इसमें भी कोई हेल्प कर पाता है? जी बिल्कुल, फिजियो इसमें हेल्प कर सकता है। यदि किसी की मेमोरी में प्रॉब्लम है तो उसकी रूटीन चीजों को इम्प्रूव करने के लिए अगेन ऑक्सीजन एलिमेंट ऐसा है, यदि उसकी कमी हो गई तो ब्रेन में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है और हम उसकी डेली लाइफ में कुछ ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि जैसे आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आपने लंच में क्या खाया, आज तारीख क्या है, मैं कौन हूं, मेरा इंट्रोडक्शन क्या है, इस तरह से आम सवाल पूछ के हम उसकी मेमोरी को वापस रीगेन करवा सकते हैं। जी गीता, हम यहाँ से इसको समाप्त करने से पहले आपकी पसंद का फिर से गाना सुन लें। बिल्कुल सर। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं
पर्वत ऊपर खिड़की खोले झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी। नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बहे झर झर पानी। मद भरा समापन धुला धुला, हर कली सुख पल यहाँ रस घुला घुला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बहे रंग के धारे। ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, ठंडी जिनसे धूप, खड़े बाह पसारे। चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला। तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। तो डॉक्टर गीता, अब चलते चलते यूथ के लिए कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी? फिजियो क्या भूमिका निभा सकता है यूथ के लिए? बिल्कुल, मैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये देना चाहूंगी कि जिस तरह आप जिम में जाते हैं उसी तरह आप अपने लंग्स की केयर करें। प्राणायाम जितने भी तरह के हैं आप जरूर करें। उसमें आपकी छोटी छोटी इंस्ट्रूमेंट हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी के बलून एक्सरसाइजेज हो गई, या फिर प्राणायाम हो गए, वो सारा आप जरूर करें। और साथ ही साथ आप वॉकिंग अपने डेली रूटीन लाइफ में इन्वॉल्व करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, डॉक्टर गीता व्यास, फिजियोथेरेपिस्ट, आज आप हमारे स्टूडियो में शो में आई और बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर।